Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. So as promised on Instagram पे मैंने बताया था कि एक नई सीरीज शुरू हो रही है from 1st of May. This is the academic series that is going to be started from today. और मैंने ऐसे topics पिक किए हैं जो कि CA, CS and CM में तीनों ही levels में किसी ना किसी stage पे आपको पढ़ाए जाते हैं. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये वीडियो क्विक रिविजन रहेगी, यानी कि लेस दैन 10 मिनट्स की रहेगी. एकदम आपको क्विकली कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो आप इन वीडियोस को बहुत इजीली रेफर कर सकते हैं. ऑडिट कमेटी का पर्टिकुलरली टॉपिक काफी ज्यादा लेंथी है, सो आई हैव स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स. आज हम पार्ट ए करेंगे, लाइक पार्ट 1 करेंगे, एंड डे आफ्टर टुमारो हम पार्ट 2 करेंगे. एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, हाई, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy Plus educator for CS EET and CS professional students, and I guide all the students of CA, CS and CMA through my YouTube channel over here. So please feel free to check the content I create and hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. So सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे ऑडिट कमेटी का टॉपिक. ऑडिट कमेटी होती क्या है? ऑडिट कमेटी एक बहुत ही एसेंशियल या मेन पिलर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम डील करते हैं ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी से, राइट. ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑडिट कमेटी से लिंक होती है. सो ऑडिट कमेटी का जो मेन पर्पस होता है ऑडिट्स कंडक्ट करना, एज यू कैन सी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, रिपोर्टिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट. तो ये सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ लेके जाती हैं. एंड एज CS आर कॉल्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए तो ये और भी ज्यादा एसेंशियल हो जाती है, एंड फॉर CA एंड CMA एज वेल. एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं बताना चाहती हूँ ये कंटेंट मैंने पिक किया है फ्रॉम ICSI स्टडी मटेरियल न्यू सिलेबस, राइट. सो मेनली ऑडिट कमेटी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? ओवरसाइट करना, यानी कि देखना फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स क्या हुए हैं, रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग कैसे हो रही है, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट. और इनका मेन एम होता है टू स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अनाउंसमेंट्स, इट्स इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. तो कॉन्फिडेंस जो है स्टेक होल्डर्स का आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉन्फिडेंस स्टेक होल्डर्स का, बिकॉज जब तक स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो आपकी कंपनी में कोई भी स्टेक जो है वो लेना नहीं चाहेंगे, चाहे वो क्रेडिटर्स है, चाहे वो शेयर होल्डर्स है, कोई भी जो स्टेक होल्डर्स में आते हैं उनका इंटरेस्ट वॉच आउट करना आज के टाइम में बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल है. सो ऑडिट कमेटी की तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेटरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो, एंड सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन and disclosures requirement as an LODR regulations 2015. so सबसे पहले ये मैंडेटरी है, लेकिन इसके कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं जो आपने देखने हैं. सेक्शन 177 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ऑडिट कमेटी का सेक्शन आपको याद होना चाहिए, रेड विद रूल 6. अब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें ऑडिट कमेटी मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है? सबसे पहले एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को इररिस्पेक्टिव ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, उन्हें ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी ही करनी है. ऑल द पब्लिक कंपनी, make sure public companies with a paid up share capital of 10 crore or more, all the public companies having turnover of 100 crores or more, and all the public companies having in aggregate, यानी कि टोटल किस चीज का टोटल? आउटस्टैंडिंग लोन्स का टोटल, आउटस्टैंडिंग लोन्स प्लस डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज, राइट. तो सिंपल बात है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी सारी ही आ गई. पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल चाहे 10 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ से ज्यादा है. पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर है चाहे 100 करोड़ है, चाहे 100 करोड़ से ज्यादा है. लेकिन एग्रीगेट यानी कि टोटल ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर और डिपॉजिट्स हमेशा 50 करोड़ से ज्यादा ही होना चाहिए. अगर वो 50 करोड़ भी होगा तो भी ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज इक्वलेंट टू 50 करोड़ नहीं कहा, उन्होंने कहा एक्सीडिंग 50 करोड़. तो जब वो एक्सीड करेगा 50 करोड़ तभी आपने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करना है. एंड इट इज एक्चुअली फॉर आइदर ऑफ द अबव. तो इनमें से कोई भी अगर एक किसी भी एक
क्राइटेरिया में कंपनी फॉल करती है तो उसे ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है। और अब यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर है वो आपने लेना है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। और कौन सी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं जो कि इसमें कवर नहीं हो पाती, यानी कि जो यहाँ पे हम डील कर रहे हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, तो फर्स्ट पॉइंट में आ गया। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज रह गई उसमें जॉइंट वेंचर को हम निकाल देते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी को हम निकाल देते हैं और डोमेंट कंपनी को भी हम निकाल देते हैं। इन तीनों के लिए भी ये मैंडेटरी नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है? दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। एक है कंपनीज एक्ट 2013 और एक है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, कंपनीज एक्ट ये कहता है और सेबी भी यही कहती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के हिसाब से टोटल में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी होनी चाहिए एक्सेप्ट द सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को हम एक्सेप्शन में ले लेते हैं, उनके लिए ये वाला क्लॉज नहीं लगता, बट बाकियों के लिए टोटल मेंबर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी क्रिएट करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वहीं पे अगर हम सेबी को देखें तो वो कहता है एटलीस्ट 2/3 ऑडिट कमेटी के 2/3 मेंबर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अगर वो एक लिस्टेड कंपनी है विद आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट्स equity shares, then in that case the audit committee shall only comprise of independent directors. उस केस में सारे ही independent directors होने चाहिए. So basically what are they trying to say? अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो majority होनी चाहिए, लेकिन अगर हम सेबी की बात करें तो ऑडिट कमेटी का 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स हैं तो सारे ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए. वही हम चेयरपर्सन की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है इट डज नॉट प्रिस्क्राइब. कंपनीज एक्ट कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करता कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो नहीं हो. सो इट इज लाइक अप टू द कंपनी, वो जो चाहे उसे रख सकती है. लेकिन सेबी पर्टिकुलरली कहता है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए. वहीं पे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, वेरी वेरी एसेंशियल, तो मेजॉरिटी मेंबर्स जो ऑडिट कमेटी के हैं एज पर कंपनीज एक्ट, ये साइड कंपनीज एक्ट का है, ये साइड सेबी का है, तो वो कहते हैं कि मेजॉरिटी जो है इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि उन्हें समझ आनी चाहिए. एक तो वो पढ़ पाए, पढ़ना और समझ आने का मतलब है कि उन्हें पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब है. दे शुडंट बी लाइक उन्हें बिल्कुल ही नहीं पता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका मतलब क्या है, उनका रेलेवेंस क्या है, तो ऑटोमेटिकली फायदा क्या ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन या मेंबर्स होने का. तो वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी मेंबर्स यानी कि जितने भी मेंबर्स है 50% से ज्यादा और चेयरपर्सन दोनों मिलकर उनके पास होनी चाहिए एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ पाए, पढ़ पाए, समझ पाए कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस है, इसकी क्या इंप्लीकेशंस है. बट सेबी इज अ बिट सीरियस अबाउट इट. सेबी थोड़ा अलग व्यू लेती है. सेबी ने ये बोला है दैट ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए. फाइनेंशियली लिटरेट होने का मतलब है उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए किस चीज का क्या मतलब है, एंड एटलीस्ट one member shall have accounting or related financial management expertise, और कोई एक एक्सपर्ट भी उनमें होना चाहिए. सो कंपनीज एक्ट का और सेबी का इसमें बिल्कुल डिफरेंट व्यू आता है. कंपनीज एक्ट ये कहता है कि मेजॉरिटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, उनमें सिर्फ एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही काम चल जाता है. लेकिन सेबी ये कहता है कि सारे के सारे मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए और एटलीस्ट एक मेंबर एक्सपर्ट होना चाहिए. प्रेजेंस इन एजीएम एंड जीएम नॉट प्रोवाइडेड इन द एक्ट में एक्चुअली नहीं दिया, लेकिन SS2 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 में गिवन है दैट आइदर चेयरमैन ऑफ द कमेटी और एनी मेंबर, यानी कि SS2 डील्स विद जनरल मीटिंग. Chairman of the committee or any other member of the committee authorized by the chairman of the committee can attend the general meeting on his behalf. चाहे वो chairman है कमेटी का या कोई member है, ठीक है, वो attend कर सकते हैं, general meeting attend करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे एज सच एक्ट में कुछ नहीं दिया, SS2 में लिखा है दैट दे कैन अटेंड द मीटिंग, कैन वर्ड यूज किया गया है. लेकिन यहाँ पे दे शैल बी प्रेजेंट एट द AGM टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरी. लेकिन यहाँ पे चेयरपर्सन का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगेन जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो बहुत ज्यादा ऐसे रेलेवेंट नहीं है. वो कहता है चेयरमैन या कोई भी मेंबर जा सकता है, जाना चाहिए, इट्स अ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस. लेकिन सेबी कैटेगोरिकली कहता है कि चेयरपर्सन ने जाना ही जाना है ताकि वो शेयर होल्डर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके. सेक्रेटरी के बारे में एज सच प्रोवाइडेड नहीं है, बट कंपनी सेक्रेटरी रहता है और इन्होंने तो कैटेगोरिकली कंपनी सेक्रेटरी बोला है. प्रेजेंस ऑफ अदर इन द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी. सो ऑडिट कमेटी की अगर मीटिंग हो रही है तो बाकियों ने आना है कि नहीं. सो ऑडिट कमेटी कैन कॉल comments of auditors about auditors के comments को पूछ सकते हैं about internal control system, scope of audit including the observations of
ऑडिटर, सेकेंडली वो ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑडिटर्स पूछ सकते हैं, एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड, बोर्ड को सबमिट करने से पहले ये सारी चीजें वो रिव्यू कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद द इंटरनल एंड स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट, और कोई भी इशू वो इंटरनल ऑडिटर के साथ, स्टैच्यूटरी ऑडिटर के साथ एंड मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं. सो अगेन यू सी कंपनीज एक्ट काफी लिवरेज देता है कमेटीज के केस में, लेकिन सेबी काफी हद तक पर्टिकुलर है. तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि वो ऑडिटर्स की कमेंट्स इनवाइट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, रिव्यू के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं विद इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन सेबी कहता है द ऑडिट कमेटी एट इट्स डिस्क्रिशन, अगर उनका मन है, दे शैल इनवाइट द फाइनेंस डायरेक्टर और हेड ऑफ द फाइनेंस फंक्शन, उन्हें फाइनेंस डायरेक्टर को बुलाना चाहिए, हेड ऑफ द फाइनेंस फंक्शन को बुला सकते हैं, इंटरनल ऑडिट के हेड को बुला सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टैच्यूटरी ऑडिटर को बुला सकते हैं, एंड एनी अदर एग्जीक्यूटिव टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द कमेटी. तो यहाँ पे आप ज्यादातर देखोगे कि कंपनी लॉ में ज्यादातर ऑडिटर्स की बात मेनली हो रही है और मैनेजमेंट की बात हो रही है, दैट्स इट, राइट. लेकिन सेबी के केस में दे आर कैटेगोरिकली टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस डायरेक्टर, या जो भी हेड है उसे बुलाया जा सकता है, और इंटरनल ऑडिट के हेड को बुलाया जा सकता है, और एक कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जा सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट द things that are being prescribed in the act, provided that occasionally the audit committee may meet without the presence of any executives of the listed entity. But ये भी है कि अगर वो चाहें कि भाई हमें किसी को नहीं बुलाना, आपस में ही बातचीत करनी है, तो वो भी वो कर सकते हैं. Then meeting of the audit committee. So as such SS1 में वो यही कहते हैं, कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसा गिवन नहीं है, और SS1 में ये गिवन है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड फ्रीक्वेंसी, जितना उन्हें लगता है, जितना लॉ कहती है या कोई अथॉरिटी कहती है या स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड, लॉ कहती है या कोई अथॉरिटी कहती है या बोर्ड कहती है, एज गिवन बाय लॉ. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कैटेगोरिकली लिखा है कि 4 बार मिलना है, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, एंड नॉट मोर देन 120 डेज का गैप नहीं होना चाहिए. 4 टाइम्स मिलना है और 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. वही अगर हम कोरम की बात करते हैं तो अगेन कंपनीज एक्ट कुछ नहीं कहती, SS1 ये कहती है कि अगर कोरम स्पेसिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ने स्पेसिफाई कर दी, बोर्ड को स्पेसिफाई करनी चाहिए बिकॉज बोर्ड की कमेटी है. लेकिन अगर कोई कोरम स्पेसिफाइड नहीं है, देन ऑल द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट, सारे ही कोरम बना लेते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोरम नहीं दी गई, सो ऑल आर द कोरम. यहाँ पे 2 मेंबर्स or 1/3 whichever is greater, 2 members or 1/3 whichever is greater with at least 2 independent directors. ठीक है, at least 2 independent directors उसमें होने चाहिए. पावर क्या है ऑडिट कमेटी की? ऑडिट कमेटी के पास अथॉरिटी होती है इन्वेस्टिगेट करने की किसी भी आइटम को, और रेफर टू बाय बोर्ड, एंड फॉर दिस पर्पस दे हैव पावर टू ऑब्टेन, सबसे पहले ये पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, एज यू कैन सी. दूसरी पावर होती है ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. अगर उन्हें ये लगता है कि हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है तो वो भी ले सकते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड हैव फुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन द रिकॉर्ड्स. और जो भी इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड्स में इनके पास पूरी एक्सेस होती है. ऑन द अदर हैंड सेबी कहता है दे हैव पावर टू, नंबर 1, इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट्स टर्म. सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. नंबर 2, सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय से वो इंफॉर्मेशन सीक कर सकते हैं. नंबर 3, ऑब्टेन आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस, एंड नंबर 4, सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स. तो यहाँ पे 4 पावर्स की बात हो रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेबी ये कहता है कि नंबर 1 वो कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. नंबर 2, दे कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं. एंड आउटसाइड द लीगल आउटसाइड लीगल या अदर प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, बाहर से बेसिकली. एंड सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स. ऑन द अदर हैंड आप वो किसी को ऑफिस में बुलाकर भी उनकी रेलेवेंट एक्सपर्टीज जो है उससे वो उनसे नॉलेज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, उनकी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं. तो ये सारी पावर्स होती हैं ऑडिट कमेटी की. फंक्शंस या रोल ऑफ ऑडिट कमेटी क्या होता है? सो टेक्निकली ऑडिट कमेटी करता क्या है? नंबर 1, द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट. ये रेकमेंड करते हैं. मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जहां पे भी कमेटी वर्ड आता है वहां पे हमेशा हम रेकमेंड वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज कमेटी सिर्फ रेकमेंड करती है, अप्रूव कौन करता है? बोर्ड. सो
रिकमेंडेशन किस चीज की होती है? अपॉइंटमेंट की, रेम्यूनरेशन की एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, राइट? सो अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. नंबर 2, रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस. ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को रिव्यू करते हैं, वो कैसा परफॉर्म करता है, और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस देखते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन्हें एग्जामिन करना. अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टीज. तो ओमनीबस अप्रूवल के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली वॉच पार्ट 2, बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेगा. ओमनीबस अप्रूवल के बारे में हम पढ़ेंगे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के साथ डील करती हैं. स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, उनकी स्क्रूटनी करना. वैल्यूएशन करना अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ द कंपनी जहां जहां जरूरत है. इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, दोनों की इवैल्यूएशन ये करते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की. एंड मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स थ्रू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर्स, जो पब्लिक ऑफर्स से पैसा रेज हुआ है, फंड रेज हुआ है, चेक करना कि उसका यूजेज कहां पे हो रहा है. एंड 177 स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच इफ यू मेड इट टिल हियर. आई होप कि 10 मिनट से कम हो. एडिट के दौरान पता चलेगा थोड़ा यहाँ वहां हो गया, तो आई एम सॉरी. थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा तो देख लेना. एंड आई विल बी कमिंग अप विद पार्ट 2 जिसमें हम मेनली ओमनीबस अप्रूवल के बारे में पढ़ेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, बिकॉज पूरा में ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आएंगी फॉर सीए, सीएस, सीएम में. आप टैक्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड या लॉ के किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट द सेम क्विक रिविजन सेशन फॉर दैट टॉपिक. Thank you so much for watching the video. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.